हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 24 जुलाई। आज की करंट अफेयर और गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहां पर है, दीपिका रैंकिंग राउंड में 9वें स्थान पर रही हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में शुक्रवार को अभियान का आगाज़ किया, जब पदक की उम्मीद अनुभवी तीरंदाज दीपिका कुमारी महिला व्यक्तिगत रैंकिंग दौर में 9वें स्थान पर रहीं। अब उन्हें मुख्य स्पर्धा के पहले दौर में आसान प्रतिद्वंदी मिला है। अतानु नहीं दीपिका के जोड़ीदार होंगे प्रवीण। पत्नी अतानु दास और दीपिका को ओलंपिक में इतिहास बनाने का मौका नहीं मिल पाएगा। रैंकिंग राउंड में खराब प्रदर्शन के बाद तीरंदाजी संघ ने मिश्रित स्पर्धा के लिए दीपिका के साथ प्रवीण जाधव को जोड़ी बनाने का फैसला लिया है। तीरंदाजी संघ दास की जगह टॉपर जाधव के लिए अड़ा। नंबर 1 तीरंदाज के सामने पहले दौर में भूटान की कर्मा 30 बार परफेक्ट 10 किया। 72 निशानों में दीपिका ने 30 बार सही निशाना लगाया। 1961 अंक बनाए पुरुष तिकड़ी ने, जिससे शीर्ष 10 में रहे। क्या होता है रैंकिंग दौर? रैंकिंग दौर से एलिमिनेशन दौर की वरीयता का निर्धारण होता है और विरोधी भी तय होता है। तीरंदाजों को 70 मीटर की दूरी से निशाना लगाने के लिए 72 तीर दिए जाते हैं। उन्हें 6 तीरों को 12 सीरीज में निशाना लगाना होता है। एलिमिनेशन दौर के मुकाबले 27 जुलाई को खेले जाएंगे। पुरुष और मिश्रित टीम में भी 9वां स्थान मिला है। ओलंपिक खेल रहे महाराष्ट्र के दिहाड़ी मजदूर के बेटे प्रवीण जाधव अनुभवी अतानु दास और तरुणदीप से आगे रहे, जिससे भारत ने पुरुष और मिश्रित टीम रैंकिंग में 9वां स्थान हासिल किया है। पिस्टल किंग सौरभ से स्वर्णिम शुरुआत की आस है। प्रणीत, चिराग व सात्विक चाहेंगे विजयी आगाज। मुक्केबाजी रिंग में आज विकास पर रहेंगी निगाह और टेबल टेनिस में मनिका और कमल से कमाल की उम्मीद रहेगी। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? 41 साल का पदक का सूखा खत्म करने उतरेगा भारत। पुरुष हॉकी टीम की पहली टक्कर आज न्यूजीलैंड से है। मनप्रीत की अगुवाई वाली भारतीय हॉकी टीम आज न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के साथ अपने ओलंपिक अभियान की शुरुआत करना चाहेगी। भारतीय टीम 41 वर्ष का ओलंपिक पदक का सूखा खत्म करने के लक्ष्य से टोक्यो पहुंची है। युवा खिलाड़ियों से सजी यह टीम विरोधी के रसूख से खौफ नहीं खाती और मानसिक रूप से काफ़ी दृढ़ है। महिलाओं के सामने नीदरलैंड महिला टीम को पहले ही मुकाबले में दुनिया की नंबर 1 टीम नीदरलैंड से पार पाना होगा। रियो में 36 वर्ष बाद खेलने वाली टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। रानी की टीम पहली जीत ही नहीं बल्कि यादगार प्रदर्शन भी चाहेगी। 1980 में आखिरी बार मॉस्को में भारत ने जीता था पीला तमगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने मसाल प्रज्वलित की है। जो ओलंपिक की मसाल प्रज्वलित की गई वो किसने की है? जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने। ओलंपिक रिंग उन पेड़ों की लकड़ी से बने हैं जिनके बीज 1964 ओलंपिक में भाग लेने वाले देशों खिलाड़ियों ने बोए थे। जब समारोह चल रहा था उस समय भी स्टेडियम के बाहर प्रदर्शनकारी आयोजन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? 32वें ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हो गया। ये आपको याद रखना है कौन सा ओलंपिक है ये। तो ये 32वां ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक 2020। महामारी के दौर में उम्मीदों का नया उजाला लिए टोक्यो में शुक्रवार को 32वें ओलंपिक खेल शुरू हो गए हैं। मार्च पास्ट में सीमित संख्या में मास्क पहनकर उतरे खिलाड़ियों की आंखों में उत्साह और चमक दिखाई दी। स्टेडियम में आतिशबाजी का नज़ारा बेहद रोमांचक था। 950 लोग ही मौजूद थे स्टेडियम में। उद्घाटन समारोह के दौरान 21वें स्थान पर निकला भारत का दल। 20 खिलाड़ी और 6 अधिकारी शामिल थे। हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम रहे भारतीय दल के ध्वजवाहक। जो एमसी मैरीकॉम है उन्होंने ध्वज का प्रतिनिधित्व किया। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है दोस्तों। ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाएगा कि किसने ओलंपिक के ध्वजवाहक का प्रतिनिधित्व किया। तो हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। पीईटी से छूट के लिए संविदा एएनएम ने किया प्रदर्शन। यूपीएससी की ओर से होने वाली पीईटी से छूट देने, समायोजन और तबादले की मांग को लेकर कई दिनों से गुहार लगा रही संविदा एएनएम ने शुक्रवार को इको गार्डन में प्रदर्शन किया। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि शासन की मंशा के अनुसार एनएचएम के तहत संविदा पर प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण, नियमित टीकाकरण व अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सफल संचालन 16,000 महिला एएनएम कर रही हैं, लेकिन उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। संघ ने पीईटी से छूट देने, समायोजन करने, न्यूनतम 25,000 रुपये मासिक मानदेय देने, गृह जिले में स्थानांतरित करने और कोरोना काल में मृतक संविदा एएनएम व अन्य संविदा कर्मियों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। साथ ही प्रोत्साहन भत्ता भी देने की मांग की है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई तेज हो गई है। चुनाव से पहले सरकार 74,000 से अधिक और रिक्त पदों पर नियमित सरकारी नौकरी देने की योजना पर काम कर रही है। भर्ती आयोगों व बोर्ड के अध्यक्षों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ 2 जुलाई की बैठक में
में इसकी कार्ययोजना पेश कर चुके हैं। इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 30,000, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग ने 17,000 और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 27,000 रिक्त पदों पर भर्ती की बात कही थी। इनमें से कुछ के विज्ञापन निकल चुके हैं तो कुछ की लिखित परीक्षा की तैयारी चल रही है। प्रधानाचार्य पद पर 14 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद बदला परिणाम। अनुभव प्रमाण पत्र के विवाद में सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2018 के तहत प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के पद पर चयनित 14 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। संशोधित परिणाम में श्रेष्ठता क्रम के अनुसार 14 अन्य अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं UPPSC ASO के 13 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी हो गया है। 22 पदों पर होनी थी सीधी भर्ती। योग्य अभ्यर्थी न मिलने से खाली रह गए 9 पद। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले तो 13 पदों पर चयन हो गया और 9 पद खाली रह गए। इंटरव्यू में कई अभ्यर्थियों के अंक मानक से कम थे। कई अभ्यर्थियों की PCS की मार्कशीट फंसी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों अपनी वेबसाइट पर PCS 2019-20 की मार्कशीट जारी की थी। PCS 2019 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए कई अभ्यर्थियोों की मार्कशीट वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थियों ने आयोग को ईमेल के माध्यम से आवेदन भेजकर मार्कशीट उपलब्ध कराने की मांग की है। आखिरी चरण में 40% ने दी परीक्षा। यहाँ पर जो NTPC का 7वां चरण शुरू हुआ है तो उसका पहले दिन की परीक्षा में 40% ने परीक्षा दी है। 6,245 परीक्षार्थी यहाँ पर अनुपस्थित रहे हैं। डाटा को अंतिम रूप देने के लिए 25 जुलाई तक का समय है। रेलवे में 3 माह के अंतराल के बाद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आखिरी चरण शुक्रवार को शुरू हुआ। NTPC के 7वें चरण की परीक्षा में 10,481 परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया था। इसमें से 40% परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से NTPC की परीक्षा पिछले वर्ष 28 दिसंबर से शुरू हुई थी। परीक्षार्थियों की रिकॉर्ड संख्या को देखते हुए परीक्षा 7 चरणों में कराने की तैयारी थी। परीक्षा का 6वां चरण अप्रैल तक संपन्न हो गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से परीक्षा का 7वां चरण अभी शुरू हुआ है। तो यहाँ पर 12 केंद्र बनाए गए थे। पहली पाली में 5,254 एवं दूसरी पाली में 5,227 परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया। इसमें से पहली पाली में 2,137 और दूसरी पाली में 2,099 परीक्षार्थी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि परीक्षा सभी केंद्रों में शांतिपूर्ण ढंग से हुई। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। आज भारत की चुनौती। आज जो ओलंपिक है तो आज किस में मुकाबले होंगे। तीरंदाजी में दीपिका प्रवीणी का सुबह 6 बजे मुकाबला होगा। बैडमिंटन का पुरुष युगल सात्विक और चिराग सुबह 8:30 बजे। मुक्केबाजी विकास कृष्ण दोपहर 3:54 पर। और हॉकी का पुरुष बनाम न्यूजीलैंड पुरुष हॉकी का और न्यूजीलैंड से, महिला बनाम नीदरलैंड शाम 5 बजे। जूडो का सुशीला का सुबह 7:30 बजे होगा। रोइंग लाइट वेट डबल स्कंस अरविंद और अर्जुन का सुबह 7:30 बजे। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल महिला अपूर्वी एलोबिन सुबह 5 बजे। 10 मीटर एयर पिस्टल सौरभ अभिषेक सुबह 9:30 बजे। टेबल टेनिस शरत मनिका 8:30 बजे। एकल मनिका 12:15 पर और सुतीर्था 1 बजे। भारोत्तोलन में मीरा प्रातः 6:20 पर फाइनल और 10:20 पर। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त को होगी। इसकी डेट फिर बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 अब आगामी 6 अगस्त को होगी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने की संभावित तिथि 27 अगस्त तय की गई है। इससे पहले परीक्षा की तिथि पहले 18 जुलाई और फिर 30 जुलाई तय की गई थी। कोरोना संक्रमण के कारण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 मई को परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका था। PCS 2019-2020 में नहीं मिला अंकपत्र। PCS 2019 और 2020 के कई अभ्यर्थियों के अंकपत्र आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ईमेल करके शिकायत की है कि आवश्यक सूचना देने के बाद उनके मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त हो रही है, लेकिन जब OTP भर रहे हैं तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखकर आ रहा है। आयोग ने 17 से 23 जुलाई तक वेबसाइट पर PCS 2019 और 2020 के अंकपत्र और कट ऑफ उपलब्ध कराए थे। दूसरे दिन भी धरने पर बैठे अभ्यर्थी 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के पूर्व मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को दूसरे दिन शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। परीक्षा नियामक पदाधिकारी ने 18 सितंबर 2020 को पूर्व मूल्यांकन का परिणाम जारी किया था, जिसमें सफल 103 और पूर्व में सफल 36 अभ्यर्थियों को चयन की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। शोभित सिंह, आरती राघवेंद्र, अभिषेक मिश्र और इनका धरना अनवरत चल रहा है। 30 जुलाई तक करें आवेदन। माटी कला इकाइयों
का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसके तहत कुम्हारी कला से जुड़े काम करने वाले प्रजापति समाज के कारीगर व शिल्पियों को अधिकतम 10 लाख रुपए का ऋण बैंकों से दिया जाएगा, जिसमें पूंजीगत ऋण पर 25% छूट दी जाएगी। आवेदक आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान की ओर से मिट्टी का काम करने से जुड़ा प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज के साथ आवेदन किया जा सकता है। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी रामतौर यादव ने यहाँ पर बताया है कि कटरा स्थित कार्यालय में 30 जुलाई तक जमा होंगे। PCS 2018 में अभी अभ्यर्थन निरस्त हुआ है। वहाँ पर देखिए इनके अनुक्रमांक यहाँ पर दिए गए हैं, जिनका आवेदन निरस्त हुआ है, जो सिलेक्ट हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक निरस्त वालों के हैं और इन अभ्यर्थियों को संशोधन मिला। संशोधन के बाद इन अभ्यर्थियों को मौका मिला है। ये रोल नंबर दिए गए हैं, आप चेक कर लीजिए अगर आपका है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। 6 साल बाद सहायक सांख्यिकी अधिकारी का रिजल्ट घोषित हो गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को राज्य नियोजन संस्थान के तहत सहायक सांख्यिकी अधिकारी सामान्य चयन के 22 पदों का परिणाम 6 साल बाद घोषित कर दिया है। इसका विज्ञापन 2014-15 को जारी किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने मानव कोशिकाओं का इस्तेमाल किया। ब्रिटेन में भी 3D प्रिंटिंग से कृत्रिम नाक और कान को तैयार किया है। नाक, कान जैसे शारीरिक अंगों में बिना पैदा होने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। हाल ही में वेल्स में स्वानसी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मानव कोशिकाओं से 3D प्रिंटिंग वाले कान और नाक तैयार किए हैं। उनके लिए भी मददगार साबित होगा जिन लोगों के चेहरे पर किसी बीमारी या त्वचा संक्रमण के कारण चेहरे की विशेषताएं गायब हो जाती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वे मानव कोशिकाओं और पौधों पर आधारित सामग्री का उपयोग करते हुए चेहरे के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए नाक, कान, अन्य अंगों का प्रिंट करने में सक्षम है। इस तकनीक से उन लोगों को फायदा होगा जिनके चेहरे पर जलने, कैंसर और अन्य प्रकार से आघात के परिणामस्वरूप निशान पड़ गए हैं। 3 साल का 2.5 मिलियन पाउंड यहाँ पर का कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्लास्टिक अंगों में वास्तविक अनुभव नहीं। मौजूदा प्लास्टिक के कृत्रिम अंग रोगियों को वास्तविक नहीं उगते, ना ही उन्हें यह महसूस हो पाता कि उन्हीं के शरीर का हिस्सा है। इसलिए अंगों के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने अपने स्वयं के ऊतकों के उपयोग की बात कही है। बिना अंगों के जन्म लेने वाले लोगों के लिए कारगर उपचार साबित होगा। दर्दनाक सर्जरी से नहीं गुजरना होगा। इस तकनीक में शरीर में किसी अन्य हिस्से से उपास्थि लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जिस कारण दर्दनाक सर्जरी से भी बचा जा सकेगा और शरीर के दूसरे हिस्से में दाग धब्बे पड़ने से भी बचाव हो सकेगा। प्रक्रिया के पहले भाग में एक प्रिंट करने योग्य बायो इंक बनाने के लिए रोगियों और नैनो सेल्यूलोज पौधों से प्राप्त से मानव उपास्थि विशिष्ट स्टेम सेल लेना शामिल है। इसे बायो कॉन्वर्जेंस फर्म सेलिंग के उपकरण के साथ प्रिंट किया जा रहा है। सुरक्षित और गैर विषैली तकनीक है। परीक्षा आज से प्रवेश पत्र को लाइन में लगे रहे छात्र। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा शनिवार से शुरू हो रही है, आज ही से शुरू हो रही है। छात्रों की परीक्षा से वंचित रहने के चलते हो रहे हंगामे के बीच विभिन्न के दावों की पोल कॉलेजों में खुल गई है। परीक्षा से ठीक पहले छात्र तैयारी करने की जगह कॉलेजों में लगी लाइन में फंसे रहे। छात्रों को प्रवेश पत्र के लिए परीक्षा से एक दिन पहले दौड़ लगानी पड़ी, क्योंकि वेब छात्रों को पहले प्रवेश पत्र नहीं दे पाया। वेब की बड़ी परीक्षा मंगलवार को होगी, क्योंकि उस दिन वेब को BSc फिजिक्स और BA अंग्रेजी का पेपर कराना। हालांकि शनिवार को वेब परीक्षा के पहले दिन 36 परीक्षा केंद्रों पर सिर्फ 456 विद्यार्थियों की परीक्षा करानी है। CCTV से नकलविहीन परीक्षा कराएगा। बेबी विश्वविद्यालय परीक्षा को नकलविहीन कराने का दावा कर रहा है, लेकिन नकल रोकने का हथियार बेबी के परीक्षा से एक दिन पहले तक कुछ नहीं था। बेब ने ना तो परीक्षा के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया और ना ही 369 कॉलेजों के सभी CCTV को अपने यहाँ जोड़ पाया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।